बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो लाहौर शहर में 9 हलाकतें कोरोना वायरस के बायस अब तक हो चुकी हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार सबसे पहले मैं किसी चीज़ पे तनकीद नहीं करूंगी, हम खुद हैं। क्योंकि अगर मैं बाय रोड पे निकलती हूं तो जो लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल है वो देख के आपको कहीं से नहीं लगता कि शहर लाहौर में लॉकडाउन है। नाकों पर लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही हैं। लोगों का बिहेवियर ये है कि मुख्तलिफ स्टोर्स के बाहर लोगों का रश लगा है। अगर फ्रूट पॉइंट्स है वहां पर लोग इस कदर ज्यादा मौजूद हैं, समझ से बाहर है कि ये जब सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है तो क्यों आपका इतना गैर संजीदा रवैया है। 9 एक दिन में हलाकतें, मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और फिर 1-2 दिन में माह रमज़ान का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। तो हम बिल्कुल भी इस सूरत हाल के मुतहम्मिल नहीं हैं कि इस तरह से हमारे यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए। और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें बढ़ती चली गई, लॉकडाउन की तरफ गए, हम बाकायदा तौर पर मुकम्मल लॉकडाउन किया गया, तो फिर चीज़ें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना होगा। तो खुदारा अगर आप बड़ी परेशानी से बचना चाहते हैं, हालात अभी कंट्रोल में हैं, अभी ही आप जो है अपने आप को बदल लें, अपनी सोच को बदल लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ आएँ और घरों से बाहर ना निकलें, ताकि हम और आप मिलकर इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें और मुश्किल के इस वक्त से निकल सकें। मुश्किल के इस वक्त से जब निकलने की बात हो रही है तो हमारे साथ मैं आपको एक अहम चीज़ें कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से माह मुक़द्दस नसीब फरमाया है। तो ज़रूर अपना ध्यान जो है इबादत की तरफ लगाइए, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें ताकि हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकें। आज जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा टुडेज़ वेदर में। जी तो नाज़रीन, जुनैद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनैद, बताइएगा वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने का इम्कान है और महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है वो जुमेरात के रोज़ जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए बारिश की तो महकमे मौसमियात का कहना है कि मौसम मुकम्मल तौर पर जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है। और अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और सुबह के वक्त अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 50% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 33% जो है वो रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई भी की है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम जो है वो खुश्क तो रहेगा लेकिन बारिश जो है वो नहीं होगी, बारिश नहीं होगी और मौसम खुशगवार रहेगा। जुनैद, थैंक यू सो मच वेदर अपडेट्स के हवाले से आपने हमें बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल करते हैं माल का हाल। जी तो एक नज़र डालेंगे डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया, टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी आज डेली सिटी 42 में क्या है। सबसे पहले हमारे पास खबर है कोरोना के वार तेज, शहर में मजीद 9 हलाकतें, अमवात 27 हो गई, 658 कंफर्म केसेस। नेक्स्ट स्टोरी है रमजान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 70,000 पुलिस एहलकार अफसरान ड्यूटी देंगे। लॉकडाउन, ट्रांसपोर्ट बंद, शहर में पेट्रोल और डीजल की खपत में 65% कमी। और जखीरा अंदोजी पर माल जब्त, 3 साल कैद, ऑर्डिनेंस आ गया।
जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सोमरू साहब जी आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप सुनाइए। शुक्र है अल्लाह ताला का। सोमरू साहब, हालात हमें कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। माह मुबारक की आमद है। पहली स्टोरी की तरफ मैं जाना चाहूँगी डायरेक्टली। कोरोना के वार तेज़ होते जा रहे हैं, लॉकडाउन में आपने नरमी कर दी, लोग आपको बड़ी तादाद में बाहर नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं आते हुए आज नोटिस कर रही थी, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं फिरोजपुर रोड की, वहाँ पर जो नाके 2 लगाए गए थे उनको आज ख़त्म कर दिया गया है और एक नाका सिर्फ मुझे नज़र आया। फिरोजपुर रोड पे 3 नाके में क्रॉस करके आती थी। ये चीज़ें जब हम खुद ही अपने रवैया बदलते जा रहे हैं तो लोग तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी ईजी हो चुके हैं कि ये कुछ भी नहीं है। देखिए, एक तो पहली बात यह है, हुकूमत अपनी पॉलिसी में तब्दीली ला रही है और आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में नरमी करना चाहती है। अब उस नरमी को मशरूत तरीके से किया जा रहा है कि शहरी उसमें ताउन करें। अब जो 9 हलाकतें कल एक दिन में हुई हैं और ये लाहौर के हवाले से बिलखसूस ये अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन हमें एक बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, ये हलाकतें जो हुई हैं ये पहले से हस्पतालों में जो एडमिट मरीज़ थे ये वो लोग हैं जो आइसोलेशन में, यानी वहाँ पर आइसोलेशन बॉक्स में थे। ये अचानक नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोरोना मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये वो पेशेंट है। अच्छा, पहली बात। दूसरी ये है कि जिनका इंतकाल हुआ है, कल हमारे हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से जब इस्तफसार किया गया तो उन्होंने बताया कि इनमें से बेशतर जो लोग हैं वो उम्र रसीदा लोग हैं, ठीक है, और उनकी हलाकतें हुई हैं। और पहले भी हम ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि उम्र रसीदा अफराद बिलखसूस 50 साल से ऊपर और 60 साल से ऊपर जिन लोगों की उम्र है उन पर जो है इसका अटैक ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनकी जाने गई हैं, जाने हर किसी की कीमती हैं, लेकिन हमें उसका बैकग्राउंड भी सामने रखना है। और अभी गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी हमने बार बार कहा है कि अभी कोई एविडेंस नहीं है, क्लिनिकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इन लोगों की जो हलाकतें हुई हैं वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कोरोना के बायस हुई है। अब इसमें मुझे बता देना गलती किसकी है, ये मेंशन क्यों नहीं किया जा रहा है? वो ये है कि ये वाला डेटा भी महकमे की जानिब से जारी किया जाता है, मीडिया अपनी तरफ से डेटा नहीं देता। महकमा खुद फिगर इशू करता है कि इतने अफराद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इतने टेस्ट हो गए हैं और इतने लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हो गई है। अब ये महकमे की जिम्मेदारी है और अस्पताल और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का तयन करें कि क्या 100% ये डेथ जो है वो सिर्फ कोरोना की वजह से है या कोई और अमराज भी इसमें शामिल है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते भी ये खबरें गर्दिश में रही हुकूमत की सतह पर भी कि पाकिस्तान में जितनी हम बात हो रही हैं वो उनमें से बेशतर 50% से ज़्यादा सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो रही। अगरचे उनमें कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन कोरोना वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। ऑलरेडी उनको कोई ना कोई मर्ज मुब्तला वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, लेकिन उसमें आप 100% ये नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से हुआ। अब दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जब शहरियों को हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है लॉकडाउन पॉलिसी के हवाले से, उस पर शहरियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत के साथ ताउन करें, रियासत के साथ ताउन करें। ताउन इस बात का करें कि रियासत की जानिब से और तिब्बी माहिरीन की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं कि आप ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, उन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। अगर ये नहीं करेंगे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह चुके हैं, उन्होंने कल भी कहा कि रमज़ान के दौरान जो हम नरम पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, चाहे वो मसाजिद के हवाले से हो या मार्केट के हवाले से हो, अगर उसके नताइज भयानक हुए तो हमें अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। ऐसे ही। तो ये बुनियादी तौर पर आवाम को अलर्ट करना है कि आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें, आप कम अज कम जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करें। और संजीदगी का मुजाहरा यही है कि अगर बाहर आए हैं तो उसमें तमाम तरह एहतियाती तदाबीर, किसी दुकान पर गए हैं, घर से संजीदगी का मुजाहरा करने की हम बात कर रहे हैं, चलें लोग तो संजीदगी का मुजाहरा करें। ये जो अस्पतालों में नर्सें कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं और अस्पताल का दीगर अमला कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, PIC की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर अब गैर संजीदा रवैया किसका है, लोगों का? देखें, इसमें अब 6 डॉक्टर और 11 नर्सेज में ये रिपोर्ट हो गया कि कोरोना वायरस इनमें पॉजिटिव है। देखिए, डॉक्टर्स पहले दिन से ये बार बार कह रहे थे कि हमें जो है वो तमाम हिफाजती किट्स फराहम की जाएं और मयारी किट्स फराहम की जाएं, क्योंकि वो वल्नरेबल प्लेसेस पर हैं और वो खुद हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है और कैंपेन्स भी चलाई गई
کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ فرنٹ فٹ کے سولجر ہیں. تو آپ نے جب ابتدا میں ان کو وہ حفاظتی کٹس فراہم نہیں کی اور جو SOPs طے تھیں اس کے مطابق ان کی وہاں پر ڈیوٹیز اسائن نہیں ہوئی تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہونا شروع ہوئے. ابھی آپ دیکھ لیے اور اب ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سلیوٹ نہیں چاہیے، سوٹ چاہیے. ہاں، تو ڈاکٹرز کا اس میں مبتلا ہونا یہ تشویشناک بات ہے. اس کو عام ایسے نہیں جانے دے سکتے. یہ وزیر صحت، صوبائی وزیر صحت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ ڈاکٹرز جو ڈیوٹی پر ہیں، جو وارڈز کے اندر ہیں، وارڈز کے باہر ہیں، پیشنٹ کے ٹیسٹ لے رہے ہیں، ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لے رہے ہیں، ان کو تمام تر حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کرانا ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ تعداد بڑھ سکتی ہے اور اس سے ڈاکٹروں کا مورال ڈاؤن ہوگا اور ڈاکٹرز جنہوں نے فرسٹ ایڈ فراہم کرنی ہے، جنہوں نے پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اگر ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کا پورا امپیکٹ جو ہے سسٹم کے اوپر وہ منفی مرتب ہوگا. تو میری رائے میں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر وہ شہریوں کو بار بار تنبیہ کر رہی ہے وہیں پر یہ جو ڈاکٹرز ہیں اور ان کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اس کے ساتھ جو ہسپتالوں میں جو ڈسپینسری ہے یعنی جہاں سے ادویات ملتی ہیں یا میڈیکل سٹورز ہیں کارنر کے اوپر، وہاں پر بھی حکومت کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. کیونکہ حکومت جہاں پر الرٹ جاری کرتی ہے وہیں پر حکومت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس الرٹ کے اگینسٹ جو اقدامات اٹھانے ہیں کیا وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں یا نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. اگر نہیں اٹھائے جا رہے تو حکومت کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. بالکل حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے. ایک اور چیز میں حکومت ناکام نظر آ رہی ہے. پرائیویٹ ہسپتالوں میں بیڈ مختص کرنے تھے 50% جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکے ہیں. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے خود بھی یہ بات مینشن کی، حکومتی وزراء بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 2 ہفتے بار بار ایک چیز مینشن کی جا رہی ہے، ماہ مبارک پیک ٹائم پہ ہم جاتے جا رہے ہیں، اس پر آپ بیڈ مختص کرانے میں ناکام ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اگر حکومت اس چیز میں ناکام نظر آ رہی ہے تو پھر ہم اس سچویشن کو کیسے سنبھالیں گے؟ کیا سب لوگوں کو گھروں میں ہی کوارنٹین کریں گے؟ یہی آپشن باقی رہ جاتی ہے پھر؟ دیکھیے، گھروں کے اندر قرنطینہ کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ ہسپتالوں کے اوپر براہ راست جو بوجھ ہے، پریشر، دباؤ، اس کو کم کیا جائے. اور پھر اس صورت میں جب آپ مختص کر ہی نہیں سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپتالوں کے لیے، آپ کوئی ارینج ہی نہیں کر سکتے. پرائیویٹ ہسپتالوں کے حوالے سے انہوں نے انیشلی جو پالیسی بنائی اس پالیسی میں سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا اور اس پالیسی کو سنجیدگی سے خود نہیں لیا گیا. اسی وجہ سے پرائیویٹ ہسپتالوں پر آپ یہ پالیسی لاگو نہیں کر سکے. حالانکہ اسٹیٹ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال میں ہے اور جب بھی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو ریاست کے اندر موجود تمام، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہیں یا نیم سرکاری ادارے ہیں، وہ ریاست کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. اور اگر ہسپتال اس حکم کی تعمیل نہیں کر رہے تو یہ ان کا فیلئر ہے، یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. گورنمنٹ نے سرکاری یونیورسٹیز کے ہاسٹلز کو تو کوارنٹائن سینٹرز بنا دیا اور وہاں پر پورے ہاسٹلز خالی کرا کے حتیٰ کہ فورن اسٹوڈنٹس کو وہاں ڈسٹرب کیا گیا اور آپ نے وہاں بیڈز پہنچائے اور وہاں پہ بیڈز لگا کے کوارنٹائن سینٹرز بنائے. لیکن پرائیویٹ جب ادارہ آتا ہے تو وہاں پر آپ کے یا تو مفادات کا ٹکراؤ ہے یا پھر کوئی اور منطق ہے جو منطق آپ کو ہی معلوم ہوگی کہ کیوں پرائیویٹ ہسپتالوں کے اوپر اس پالیسی کو لاگو نہیں کیا گیا. حکومت پاکستان براہ راست بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس مرض میں اضافہ ہونے کا امکان اور اندیشہ ہے. اگر اس کے مریضوں کی تعداد ایک دم بڑھتی ہے تو اس کے لیے بڑھتی ہے نہیں اکمل، یہ بڑھے گی. میں اگلی خبر اس کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شامل کرنا چاہوں گی. 76 ناکے آپ نے ختم کر دیے گئے ہیں. 154 کے قریب ناکے لگائے گئے تھے جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا. پھر ہم نے تاجروں کے جب مطالبات سنے، تاجروں کو ریلیف دینے کی بات کی گئی. اب یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب اس لائن میں آگے ہیں گارمنٹس اور جویلری والے بھی جو کہہ رہے ہیں دکانیں کھولنے کے لیے پلان بنایا جائے. اب مجھے بتا دیں، جب ہم اس طرف آتے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کو بالکل ختم کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہم دکانیں کھولنے کی طرف جاتے جا رہے ہیں، لوگوں کے رویے آپ کو تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے، پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کیسز بڑھ؟ پھر تو کنفرم ہے نا کہ اب کیسز بڑھیں گے. دیکھیے، اس میں جو ناکے ختم کیے گئے ہیں وہ حکومتی پالیسی کی وجہ سے ختم کیے گئے ہیں، کیونکہ حکومت نے جو دفعہ 144 کا نفاذ کر رکھا تھا اس میں نرمی کی ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ناکوں کی تعداد کم کی گئی ہے اور 76 ناکے جو کمپیریٹیولی غیر ضروری تھے ان کو آپ نے ختم کر دیا اور جو ابھی بھی اہم پلیسز پر ناکے ہیں وہ موجود ہیں. ناکوں کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ وہاں سے گزرنے والی گاڑیاں
اگر ایک گاڑی کے اندر 4 افراد بیٹھے ہیں، 3 افراد ہیں یا 2 ہیں یا ڈبل سواری ہے تو موٹر سائیکل کے اوپر تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور یہ چیک کرتے رہیں. پولیس کے ڈیٹا کے مطابق 1,80,000 سے زائد گاڑیاں شہر لاہور کے اندر چیک کی گئی ہیں ان ناکوں کے اوپر. اور اب جس مارکیٹ کو کھولنے کی بات آپ کر رہی ہیں اس میں ابھی یہ تجویز زیر غور ہے کہ رمضان کے دوران جو جیولری ہے اس کی دکانیں اور گارمنٹس کی دکانیں، گارمنٹس کی کیٹیگری میں جہاں ایک طرف بچوں کے گارمنٹس کی تجویز ہے اور طرف آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ مہندی کے سٹالز جو ہیں اور مہندی کی فروخت جو ہے اور چوڑیاں ہیں یا دیگر جو خواتین کے نہیں آپ نے میرے لیے اچھی خبر کیوں کہا ہے؟ نہیں خواتین میں ہے نا، میں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دوں گی. میں ان حالات میں باہر نہیں جاؤں گی، میں ان حالات میں باہر نہیں آپ کی کمیونٹی کے لیے میں لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ نہ جائیں. یعنی کہ مہندی نہ خریدیں اور خریدیں یا آپ گھر میں لگا لیں، باہر خدا رہا نہ نہیں، باہر تو نہیں لگانے کی اجازت ہوگی، صرف آپ لمیٹڈ جو ہے وہ دکانوں کو اجازت دیں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. ابھی اس کے اوپر فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا. اسی طرح جیولری کے حوالے سے بھی جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا. گارمنٹس میں فی الحال صرف بچوں کے گارمنٹس کی بات ہو رہی ہے لیکن ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب جس طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پالیسی کو نرم کیا جا رہا ہے تو اس کے نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے، بالکل ہے. 100 نہیں 110%. اور پھر جب ایس او پی کی ساتھ بات کی جاتی ہے کہ ایس او پی پر عمل درآمد کرایا جائے گا، مجھے اس چیز کی بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آپ ایس او پی پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں. پاسبل نہیں نا؟ ابھی بھی آپ 100% عمل درآمد نہیں کرا پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ڈیسیژن آپ کر تو لیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ بہت مشکل ہے. کل ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف میں جانا چاہوں گی. اگلی خبر ہمارے پاس ہے، رمضان میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے 70,000 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے. رمضان کے حوالے سے یہ پلان تیار کیا جا رہا ہے. اجتماعی افطاری اور سحری کی اجازت نہیں ہوگی. حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے خصوصی اسکواڈ بھی تشکیل دیا جائے گا. ناظرین اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اداکارہ میرا نے، جن کا کل ہم نے آپ کو ویڈیو پیغام سنایا جو کہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی کیونکہ نیو یارک میں وہ ہیں اور ان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے یہ اپیل کی گئی ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے کہ خدارہ ان کے واپس آنے کے لیے انتظامات کیے جائیں. اداکارہ میرا نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے آپ کی ریکویسٹ ہم ضرور ان تک پہنچانا چاہیں گے. جی میرا جی. غالباً ان تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. میرا جی اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو سب سے پہلے جی آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ میرا جی سے ہمارا رابطہ ہو سکے کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی تو ضرور ہم ان کا موقف لینا چاہ رہے تھے، ان کا حال احوال دریافت کرنا چاہ رہے تھے اور پھر جو ان کی ریکویسٹ ہے وہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر سے ہم وزیر اعظم تک ان کی آواز پہنچا سکیں. خیر خبر ہم ڈسکس کر رہے تھے، رمضان کی تیاری کی جا رہی ہے. سمرو صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی حکومت نے یہ پالیسی جاری کی ہے کہ رمضان کے دوران آپ سحری اور افطاری جو ہے وہ اجتماعی طور پر نہیں کریں گے اور اس کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے اور سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. باقاعدہ طور پر کل آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اور صوبے بھر کے جو افسران ہیں پولیس آفیسرز ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپ اس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرائیں گے اور اس پالیسی کے ذیل میں مساجد کو، امام بارگاہوں کو اور دیگر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر افطاری کا بندوبست کیا جائے گا، سحری کا بندوبست کیا جائے گا اور وہاں پر پبلک آئے گی، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ واضح طور پر حکومت کی جانب سے پالیسی جاری کی گئی ہے. جب علماء کرام کے ساتھ بھی حکومت نے مذاکرات کیے تھے تو اس مذاکرات میں بھی یہ بات شامل تھی کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب کیونکہ جب حکومت کی جانب سے کوئی ایسی پالیسی جاری کی جاتی ہے تو اس پالیسی پر عمل درآمد کی جو ذمہ داری ہے وہ لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہوتی ہے اور اس میں پولیس جو ہے وہ سر فہرست ہے. اس لیے پولیس نے جو ہے وہ اسپیشل اسکواڈ تشکیل دیا ہے اور مجموعی طور پر جو ہے وہ 70,000 پولیس اہلکار بالخصوص جو ہے وہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے وہ مساجد کا، وہ گلی محلوں کا، وہ مختلف علاقوں کا
दौरा करेंगे, गश्त करेंगे और चेकिंग करेंगे कि कहीं पर इस पॉलिसी के खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही, और अगर किसी जगह खिलाफ वर्जी की गई तो पुलिस जो है वो मौके पर ही हिरासत में ले सकती है और मजीद जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुनियादी मकसद इसका ये है कि पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड किया जाए और सेफ डिस्टेंस की जो पॉलिसी है, जो समाजी फासला और समाजी दूरी की पॉलिसी हुकूमत बार बार लागू करना चाह रही है, उसको जो है वो इन ट्रू स्पिरिट के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल। तो ये पुलिस जो है इस हवाले से कल ये आईजी की ज़ेर सदारत इजलास हो और इसमें ये अहम फैसले किए गए, और अब देखते हैं रमज़ान शरीफ में अच्छा, अब जहाँ पे हम पुलिस एहलकारों की बात कर रहे हैं, पुलिस की जानिब से जो है वो रमज़ान के हवाले से अपना ड्यूटी प्लान तैयार किया गया है, जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। वहाँ पर एक ज़बरदस्त चीज़ मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगी वो ये है कि अगर इन केस लोग अपना ताउन नहीं करते हैं तो मुझे सिर्फ ये बता दें अकमल, ये तैयारियाँ, ये सब प्लानिंग्स कहाँ रह जाती हैं? सहरी अफ्तारी में आप रश देखते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, ख़रीदारी करने के लिए निकलते हैं, और अगर आपको नान बाई की दुकानों पर रश नज़र आता है, पराठे लेने के लिए लोग जाते हैं, आपको दूध दही की दुकान पर रश नज़र आता है, लोग झुरमट की सूरत में खड़े होते हैं। फिर अफ्तारी के टाइम पर अगर आप चले जाएं, वहाँ पर भी आपको समोसों पकौड़ों की दुकानों पे बेतहाशा रश नज़र आता है। अगर हम यहाँ से ही सूरत हाल को कंट्रोल ना कर पाए तो ये सारी प्लानिंग्स कहाँ स्टैंड करती हैं? अना, इस वक्त जो हालात है ना वो नॉर्मल नहीं है, ये इंतहाई एमरजेंसी के हालात हैं। बिल्कुल। और एमरजेंसी के हालात में ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है वो पाकिस्तान की अवाम या लाहौर की अवाम उसकी आधी नहीं है, इससे पहले इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया। तो अब जब हालात नॉर्मल नहीं है तो इसलिए आपको इकदामात भी नॉर्मल नहीं करने होते, और आप जो पॉलिसी जारी करते हैं उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। शहरी अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर अरेस्ट होंगे, फिर कानून के मुताबिक मुकदमात दर्ज होंगे, फिर जेल जाना पड़ेगा, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, लोग दुहाई देंगे, फिर लोग कहेंगे जी हमारे ऊपर पुलिस जो है वो सख्ती कर रही है, फिर जुल्म किया जा रहा है, फिर लोगों की तरफ से दुहाई दी जाती है। खैर, एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है अदाकारा मीरा ने। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, क्या हाल चाल है आपके? जी मीरा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या हाल चाल है आपके? जी, आई एम ओके, थैंक यू। अच्छा मीरा जी, आपने अपना वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें आपने वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप वतन वापस आना चाहती हैं, तो कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने रिक्वेस्ट ये की है, एक बार फिर हमारे प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं वज़ीर आज़म साहब को? जी है, तो मैंने ऑलरेडी पैगाम दे दिया है। जी जी मीरा जी, क्या कहना चाहेंगी? आपने जैसा कि कहा कि आप वतन वापस आना चाह रही हैं ना, तो बताइएगा, आप आइसोलेशन में हैं, वहाँ पर क्वारंटीन में हैं, जैसा कि आपने अपने मैसेज में कहा कि आप न्यूयॉर्क में एक होटल के कमरे में बंद हैं, तो ये बताइएगा किस तरह से वक्त आप गुजार रही हैं? ऑब्वियसली आप चाह रही होंगी वतन वापस आना, आपको वतन की याद सता रही है, और फिर इस मुश्किल वक्त में वहाँ पर टाइम कैसे गुजार रही हैं आप? क्योंकि मैं इस वक्त क्वारंटीन में हूँ और एक कमरे में हूँ, और यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, और बस दुआ करें कि हालात अच्छे हो जाएं, क्योंकि 8 लाख केसेस हो गए हैं अमेरिका में तकरीबन, और 40,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग दुनिया से जा रहे हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला के पास तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला। बिल्कुल, हम तो दुआ गो हैं कि फौरी तौर पर हालात ठीक हों, अल्लाह ताला अपना करम करे। अच्छा मीरा जी, आपने वज़ीर आज़म साहब से ये अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि आप वतन वापस आना चाहती हैं, मुझे कुछ बताइएगा, आप किन मसरूफियात के सिलसिले में गई थी, और वहाँ से आपने जैसे कि जिक्र किया कि हुमायूं सईद आपके साथ थे, वो वापस आ गए, आप तब क्यों नहीं आ सकी, ऐसा क्या हुआ? मैं वापस आके इतनी डिटेल में मैं वापस आके बात करूंगी। पाकिस्तान एक्चुअली ऑब्वियसली हम लोग ट्रैवल करते हैं शूटिंग्स के लिए और प्रमोशंस के लिए, फिल्म की प्लानिंग को लेकर, और मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है, मेरा ख्वाब है कि वो फिल्म मैं अमेरिका में
امریکہ میں شوٹ کروں، بیکاز اس کے اسکرپٹ کی جو اس کا اسکرپٹ ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو امریکہ میں منہیٹن میں شوٹ کیا جائے فلم کو لے کر، کیونکہ اس کی فلم کی اسکرپٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق، اور رائٹر بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کی شوٹنگ نیو یارک میں ہو۔ اچھا میرا جی، آپ کا کل جو ہم نے پیغام دیکھا اس میں آپ خاصی پریشان نظر آئیں اور آپ نے یہ کہا کہ آپ وطن واپس آ کر مرنا چاہتی ہیں، تو ابھی تو آپ کے مداح، آپ کے فینز آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے کیوں ایسی بات کی؟ اس سے تو آپ کے فینز جو ہیں ان کی بہت دل آزاری ہوئی ہے، اور پھر ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، آپ نے مرنے کی باتیں کر دی۔ یہ دیکھیے، مذاق کا اور جذبات سے کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ کورونا وائرس نے تباہی مچائی ہے پوری دنیا میں، اور ہزاروں لوگ، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، تو اس وقت مذاق کا ٹائم نہیں۔ میرا جی بالکل، لیکن آپ نے ایسی بات کی، آپ کے فینس کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ تو چاہتے ہیں آپ کو دیکھنا، وہ تو چاہتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں آپ کو ہمیشہ دیکھنا، تو ایسی بات کرنے سے آپ کے فینس جو ہیں ان کی بہت زیادہ دل آزاری ہوئی ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اس سلسلے میں دل آزاری ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں کسی کو بھی کچھ، سوشل ڈسٹینس اگر آپ نہیں رکھیں گے، آپ اگر احتیاط نہیں کریں گے، اور اگر آپ کسی کوئی توخار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈریے۔ یہ وائرس بہت جان لیوا وائرس ہے اور یہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا میرا جی یہ بتائیے، اگر سب لوگ میری بات سن رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ فن خان، میں تو بالکل بہت ڈر گئی ہوں، میں سچ میں ڈر گئی ہوں، میں بہت، ابھی بھی میں تہجد کی نماز پڑھنے لگی ہوں، میں بہت ڈر گئی ہوں، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ تو مجھے، اگر میں فلموں میں ہیروئن ہوں، اور ہیروئن جو ہوتی ہے وہ بہت زندہ دل ہوتی ہے، لیکن آپ ریئل لائف کے ہیرو یا ہیروئن تبھی آپ کہلائیں گے جب آپ کورونا وائرس سے ایکچولی میں ڈریں گے۔ بالکل بالکل۔ آئی ایم دا ریئل ہیروئن آف مائی لائف، آئی ایم ریئلی ریئلی اسکیئرڈ، یس آئی ایم۔ اچھا میرا جی آپ نے جو اپیل کی ہے حکومت پاکستان اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان سے، کیا اس کے بعد ابھی تک حکومت کے کسی عہدیدار نے، کسی اہم شخصیت نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے، کوئی امید دلائی ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی بندوبست کر رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ انہوں نے جو اقدامات اور جس طرح سے یہ سیٹ اپ ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہوگا بہت اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اداکارہ میرا ہمارے ساتھ موجود تھی، تھینک یو سو مچ، اور ہم خود دعا گو ہیں کہ فوری طور پر حکومت سے جو آپ نے اپیل کی ہے، جو آپ نے ریکویسٹ کی ہے، اس پر عمل کیا جائے اور واپس آئیں، اور پھر آپ کے مداح، آپ کے فینز آپ کو اسی طرح سے ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ دوبارہ سے واپس آئیں اور اس طرح سے جو ہے ایک بار پھر سے پاکستانی فلم انڈسٹری کی رونقیں بحال کریں، کیونکہ آپ کے فینز جو ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اسی طرح سے فلم انڈسٹری میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لیگی رہنما حافظ میاں نعمان وقت احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، مناظر آپ نے ملاحظہ کیا۔ اگلی خبر کی طرف جائیں گے اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی، شہر میں پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں 65% کمی، لاک ڈاؤن، ٹرانسپورٹ بند ہے۔ سمرو صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، اس سے پہلے جو شہر کے اندر کھپت تھی، یہ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ جاری کی گئے داد و شمار کہ 3 ملین لیٹر جو ہے وہ ایک دن میں لاہور میں استعمال ہوتا تھا، اور اب کیونکہ ٹرانسپورٹ بند ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ساری بند ہے، انڈسٹری بند ہے، تو پیٹرول کی کھپت نہیں ہے، اور وہ 3 ملین سے کم ہو کر 1 ملین پر آ گئی، یعنی کہ 1 ملین لیٹر جو ہے وہ پیٹرول لاہور میں ابھی بھی اس کی روزانہ کی بنیاد پہ کھپت ہے۔ لیکن اس میں عام ترین بات یہ ہے کہ ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں گر گئی ہیں، اور وہ اس لیے گری ہیں
कि और रसद ज्यादा, और रिकॉर्ड कमी हुई है। 18 सालों में इतनी कीमतें कम नहीं हुई जितनी अब कम हुई हैं, और अब जो तेल की रसद है वो ज्यादा है और तेल की तलब कम है। ऑयल टैंकर जो हैं इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ पोर्ट्स पर खड़े हुए हैं, उनको जो है वो ऑफलोड नहीं किया जा रहा क्योंकि आगे जखीरा करने की जगह और गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इस सारी सूरत, कल के जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी उसमें तो पेट्रोल जो है इसकी स्टॉक एक्सचेंज में जो इसका रेट था वो माइनस चला गया था। ऐसे ही है। तो अब सूरत हाल ये है कि आलमी सतह पर तेल की जो कीमतें कम हुई हैं, एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान 70 रुपए से लेकर 75 रुपए तक, मैक्सिमम 75 रुपए तक तेल की कीमत जो है वो मुकर्रर करे। यानी कि इस टाइम हुकूमत कमोबेश 22 रुपए फी लीटर जो है वो कमी का ऐलान करे, क्योंकि रसद ज़्यादा है, तलब कम है और मार्केट, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं, हुकूमत पब्लिक को रिलीफ दे। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर पब्लिक की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखें, लोग चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, लोग बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि आलमी मंडी में कीमतें कहाँ तक पहुँच गई हैं और अभी तक उसके समरात हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोगों में इतना शऊर आ गया है कि लोग तमाम जो है वो आदाद शुमार के मुताबिक बात कर रहे हैं कि अब उनको इस कीमत पर पेट्रोल फराहम किया जाना चाहिए। फिर जो दावे किए जाते हैं सब्सिडी के, रिलीफ के, तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छा मौका है, आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए, डिजिटल दौर के अंदर अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट तक रसाई होने की वजह से बहुत आसान हो गई है और आप क्रॉस कंपैरिजन कर लेते हैं। पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी महंगाई पर होगा। ऐसे ही है। हुकूमत जो है अगर महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है या महंगाई का ग्राफ नीचे लेकर आना चाहती है, यानी चीजें अच्छा अकमल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। अभी जो हमने रिसेंटली पेट्रोल की कीमत में कमी देखी, उससे क्या फायदा हुआ? पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तब हम देखते हैं इम्पैक्ट जरूर आता है, कमी से कभी तक हमें दुरुस्त निशानदेही कर रही हैं। ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब कमी की जाती है तो उसके प्रोपोर्शनेट जो है वो उसकी कीमतों में भी कमी होनी चाहिए, अशिया खुरानोश की हो या दीगर अशियों। सही। तो ये पेट्रोल के पर जब रिलीफ मिलेगा तो इससे पब्लिक को अल्टीमेटली रिलीफ मिलेगा और हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। अब यकम आ रही है और यकम से पहले जो है वो हुकूमत, हमें उम्मीद है कि कम से कम जो है वो 10 से 15 रुपए तो कम करेगी और करनी भी चाहिए और मेरे ख्याल से वो इसकी बात की जाती है। इस सूरत में आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है अगर हुकूमत चाहे। थैंक यू सो मच अकमल, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से जहां पर हम देख रहे हैं कि निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल के रह गया है, वहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटली इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतने ज़्यादा इन चीज़ों को सोचने लग गए हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गई है। जब हम बात करते हैं कि आपने इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है ताकि आप इस वायरस से बच सकें, आप इम्यूनिटी अच्छी रख लेंगे लेकिन आप सोच के पागल होते चले जाएंगे, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगी। और एक्चुअली लोग जो हैं वो इस वजह से इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनको लगता है कि उनको ये भी हो गया, आज ये हो गया, कल ये हो गया। मेडिसिन जो है वो अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आधे मरीज आप तब बन जाते हैं। आया ऐसा क्यों है? इसका क्या हल हो सकता है? किस तरह से आप मुश्किल वक्त में भी नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं? फिर कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो आप खा सकते हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त भी रह सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर सहर चावला, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये जो मैंने अभी इतनी लंबी कहानी इंट्रो में सुनाई है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है, आपने तो खुद देखा होगा, ये चीज़ें लोगों में ऑब्जर्व भी की होंगी। बिल्कुल अना, ऐसा हो रहा है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि मेरे पास आजकल न्यूट्रिशन की जितनी कंसल्टेशंस आ रही हैं, अब क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो इसी बात पर आ रही है कि हमें बताएं कि हम कौन सी ऐसी डाइट लें कि हमारी टेंशन खत्म हो। बिल्कुल। तो मैं इस बात पे खुश हूँ कि लोग एटलीस्ट इस बात को रियलाइज करना शुरू करें कि आपकी डाइट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी मेंटल हेल्थ के अच्छा रखने में। अब देखिए, मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। हमारा दिमाग जो है अपनी हर एक्टिविटी के लिए जिस्म से 20% खाने का फ्यूल ले लेता है। सही। तो ये इस बात की ऑथेंटिफिकेशन, इस बात का वर्डिक्ट काफी है कि हम जो खा रहे हैं, हम कंटेंट में क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, क्योंकि हमारा उस 20% दिमाग ने इस्तेमाल करना है। तो वो इस बात को बहुत डिटरमिन करता है कि दिमाग उसको कैसे यूज करेगा और फिर वो हमारी सोचों को और हर चीज को कैसे अफेक्ट करेगा। तो अगर आप इजाजत दें तो जरा डिटेल में डाइट पर इस बारे में बात करें। लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि ये चीजें उनकी ग़िज़ा के हवाले से भी बहुत ज्यादा
ضروری ہیں, وہ اپنی غذا کے تھرو بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا, کیونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں بلیو کرتی ہوں کہ کسی بھی کانسیپٹ میں, کسی بھی چیز پر آپ تب اسٹک کرتے ہیں جب آپ کو اس کا کانسیپٹ سمجھایا جائے. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں بتانا چاہوں گی ہمارے دماغ میں ایک ایریا ہوتا ہے گرے میٹر. یہ جو ہمارے ایموشنز ہیں, جو ہمارا موڈ ہے, جو ہمارا فوکس ہے, اٹینشن ہے, لرننگ ہے, میموری ہے نا, یہ سب کچھ ہمارے گرے میٹر سے ایسوسیٹڈ ہے. یہ جو ہمارا گرے میٹر ہوتا ہے اس کا 60% حصہ فیٹ سے بنا ہوتا ہے, اور اس 60% میں سے آدھا حصہ کھانے کے جس نیوٹرینٹ, جس جز سے بنا ہوتا ہے اس کو آپ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں ان چیزوں کا استعمال کریں گے جس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہے, تو آپ اپنے ایموشنز, ڈیسیژن, لرننگ اور میموری والے حصے کو پازیٹیو سگنل دے رہے ہیں. صحیح. تو بیسیکلی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کھانے کے جن انگریڈینٹس کا سلیکشن کریں اس میں سب سے زیادہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہونے چاہیے. یہ جو بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ مچھلیاں کھاؤ, بادام کھاؤ, بالکل ٹھیک کہتے تھے. مچھلی از آن دا ٹاپ آف دا لسٹ وین اٹ کمز ٹو برین فوڈ. مچھلی آپ کے پاس اومیگا 3 فیٹی ایسڈ میں اتنی رچ ہوتی ہے, اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ. اچھا, اب آپ نے مچھلی کی بات کی, یہاں پر بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی موسم چینج ہو رہا ہے تو اب تو آپ کو مچھلی نہیں کھانی چاہیے. دیکھیں, جو آپ کے پاس بریڈنگ سیزن ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی اگر آپ ٹیونا, سیلمن اور سارڈین اور میکرل, یہ چار آپ کے پاس جو برانڈز ہوتی ہیں نا فش کی, اس کو آپ آئلی فش کہتے ہیں, اور یہ آئلی فش آپ تھرو آؤٹ دا ایئر کھا سکتے ہیں. ان چار برانڈز کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز میں رچ ہوتی ہیں. اب ان اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا کام کیا ہوتا ہے؟ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہماری نرو سیل ہوتی ہیں, پوری باڈی کی سیل, اس کے باہر ایک جھلی ہوتی ہے, میمبرین ہوتی ہے, اس کو بناتا بھی ہے, اس کو ریپیئر بھی کرتا ہے. اب اگر میرے نرو کی میمبرین اچھی بنی ہوگی تو جو سگنل ہے وہ ایک نرو سے دوسری نرو میں تیزی سے جائے گا. یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز آپ کے پاس فش کے علاوہ نٹس میں بھی موجود ہوتے ہیں, اور نٹس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ والنٹس, اخروٹ کا استعمال بہت زیادہ کریں. اخروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور مونگ پھلی, تلی ہوئی نہیں, گرلڈ مونگ پھلی کا استعمال کریں. گرلڈ میں آپ کے پاس اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی ہوتے ہیں. گرلڈ میں آپ کے پاس ایک سبسٹینس بھی ہوتا ہے جس کو آپ ریسویراٹرول کہتے ہیں. ریسویراٹرول آپ کے پاس کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کے ایج ریلیٹڈ میموری ڈکلائن ہوتا ہے, ایج ریلیٹڈ جس طرح جو نرو سیلز ہیں وہ ایج کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کی ڈیتھ کو کم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ نٹس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں جن کو انسیچوریٹڈ فیٹس کہتے ہیں. یہ ہیلدی فیٹس آپ کے پاس کیا کرتے ہیں؟ یہ جو بلڈ کی ویسلز ہیں ان کو ڈائلیٹ کرتے ہیں, چوڑا کرتے ہیں. جب بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں تو بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. اب بلڈ آسانی سے رگوں میں فلو کرے گا تو وہ برین میں بھی آسانی سے یہاں پہ ایک چیز میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, obviously دیکھنے والوں کے مائنڈ میں بھی آ رہی ہوگی. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ایج گروپ ہوتے ہیں, اس کے حساب سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اچھا بچوں کو ہم نٹس زیادہ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. پھر وہ لوگ جو کہ ڈائبٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, ان کے لیے ان کی کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے, تو پلیز یہ بھی گائیڈ کر دیجیے گا. آئی ایم سو گلیڈ آپ نے یہ کوشچن پوچھا. ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس یا ریکمینڈڈ ڈیلی انٹیک, یعنی کسی بھی ڈائٹ کا آپ نے ڈیلی الاؤنس کیا رکھنا ہے. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جو ڈائبٹیز اور جو ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں ان کو نٹس یا فش نہیں کھانی چاہیے, ان کو نٹس یا فش کھانے چاہیے. ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے تو نٹس بلیسنگ ہے, کیونکہ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہیں یہ باڈی میں ہر اس ڈیزیز کو کم کرتے ہیں جو انفلیمیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, اور آپ کی امیونٹی کو تیز کرتے ہیں. اور میں ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ نٹس میں آپ کے پاس بات ہوئی ٹاپک سے ہٹ کے ہو رہی, لیکن جو کہ آپ نکلی ہے تو کر لیتے ہیں. آپ کے پاس نٹس میں زنک ہوتا ہے. زنک جو ہوتا ہے وہ آپ کی امیونٹی تیز کرتا ہے, اور جب آپ ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں, آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے, تو آپ کو اپنی غذا کے تھرو امیونٹی تیز کرنی پڑتی ہے. آج کل ہم کیونکہ امیونٹی کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے ہر جگہ پر ہی, وائٹامن سی سے ایسوسیٹڈ سب کو پتا ہے کہ فوڈز امیونٹی تیز کرتے ہیں. جی گڈ نیوز یہ ہے کہ جو وائٹامن سی سے ایسوسیٹڈ فوڈز ہیں وہ آپ کے دماغ کا فنکشن بھی تیز کرتے ہیں. وہ دماغ میں ایک نیورو ٹرانسمیٹر بناتے ہیں, نور ایپینیفرین. نور ایپینیفرین جو ہے وہ آپ کی الرٹنس اور آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو تیز کرتا ہے. انڈے کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. انڈے کی یolk میں لوگ اکثر زردی پھینک دیتے ہیں. میں ہمیشہ, میرے تو جو بھی اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں ہم زردی نہیں کھاتے, میں تو انہیں ڈانٹتی ہوں. انڈے کی زردی میں آپ کے پاس ایک سبسٹینس ہوتا ہے کولین. کولین ہمارے دماغ کا ایک بہت پاورفل نیورو ٹرانسمیٹر بناتا ہے جس کو آپ ایسیٹائل کولین کہتے ہیں. ایسیٹائل کولین ہمارا موڈ, ہماری میموری ریگولیٹ کرتا ہے. ایک خاتون کی ڈیلی ایسیٹائل کولین کی ریکوائرمنٹ 425 ملی گرام ہوتی ہے. ایک مرد کی ڈیلی ایسیٹائل کولین کی ریکوائرمنٹ 550 ملی گرام ہوتی ہے, اور یہ آسان نہیں ہوتا ڈیلی ڈائٹ سے لینا. اگر آپ ایک انڈے کی یolk کھا لیتے ہیں تو کم از کم 112 ملی گرام اس سے آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے موڈ اور آپ کی میموری کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. انڈا اس لیے بھی کھائیں کیونکہ انڈے میں وائٹامن B6, B9 اور B12 بھی ہوتا ہے. B12 بھی آپ کی نروز کی میمبرین جو ہے ان کو ڈیگریڈ, اس کو ڈسٹروائے نہیں ہونے دیتا, تو جو سگنل ہے وہ تیزی ایک ہمارے ہاں عام چیز جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کسی کا موڈ آف ہے یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو اچھا اس کے لیے بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں انوالو ہو سکتی ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا. مجھے اب آپ کی باتیں مطلب اب یہ بہت زبردست چیز ہے, مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ انڈے سے بھی ہم یہ چیزیں جو ہیں, انڈے کی زردی سے بھی, اب لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا ہے کہ ہماری ذہنی صحت جو ہے اس کو ہم نے اگر ایکٹیو رکھنا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے, ہیلدی
रहना है मेंटली तौर पर, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं? बिल्कुल ग्रूम कर सकते हैं। आपको पता है एक रिसर्च हुई थी ऑक्सफोर्ड में बहुत बड़ी, और उसमें क्या किया गया था, क्योंकि जो जितने भी ह्यूमन से रिलेटेड रिसर्चेस होती हैं वो पहले रैट्स पर होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप मेडिसिन में हमारे से करीब करीब रिस्पॉन्ड करता है। क्या किया था कि चूहों की बॉडी से ना वो हार्मोन निकाल लिया गया था जो रिवॉर्ड सिस्टम के लिए एसोसिएटेड है, उस हार्मोन को कहते हैं डोपामीन। मैं आगे बताऊंगी मैं बात क्यों कर रही हूँ। उसके बाद वो चूहे भूख से मर गए, उनके पिंजरों में पनीर के टुकड़े भी डाले गए, खाना भी डाला गया, उन्होंने नहीं खाया। यानी अगर आपके जिस्म से मोटिवेशन निकाल ली जाए तो आप भूख से मर जाएंगे, लेकिन आप किसी मोटिवेशन, किसी रिवॉर्ड वाली चीज की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो अपने आप को एफर्ट की तरफ डालने के लिए पहले अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है, और आपकी खुराक 30 से 40% तक रोल प्ले करती है मोटिवेट होने में। अब क्योंकि हमने प्लेजर हार्मोन की बात की है, तो खुराक में भी दो जगह से आपके प्लेजर हार्मोन बहुत जगहों से ले सकते हैं, लेकिन जो हेल्दी लो कैलोरी दो जगह से ले सकते हैं। हल्दी इम्यूनिटी के लिए तो अच्छी है ही है। हल्दी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्या है, मेंटल फंक्शन से एसोसिएटेड, जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, यानी जो हर केमिकल को आपके दिमाग में नहीं जाने देता, वो हल्दी को आपके दिमाग में जाने देता है। ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हल्दी आपके पास इम्यूनिटी भी तेज करती है, सोजिश इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, और हल्दी आपके दिमाग में ये जो रिवॉर्ड मोटिवेशन वाला हार्मोन है जिसकी हमने बात की, डोपामीन, इसकी प्रोडक्शन जो है तेज कर देती है। इसके अलावा हल्दी दिमाग में एक और हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसको ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। और ये क्या करता है, ये आपके दिमाग के नए ब्रेन सेल्स की फौरन ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और पुराने वाले सेल्स को रिपेयर करना शुरू कर देता है। कैफीन, कॉफी से एसोसिएटेड थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये है कि जो कैफीन है मॉडरेट अमाउंट में, दिन में 1 से 2 बार उसका कंजम्पशन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करती है। और कैफीन आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देते। मैं खुद कॉफी का इस्तेमाल करती हूँ, एक्स्ट्रा हाइपर एक्टिव हो जाती हूँ ना, और मैं जब भी कभी ये शो से पहले कॉफी लेती हूँ, मुझे पता है कि मेरी नींद और मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सहर, मुझे आपसे ये पूछना है, ये जो लेजी लोग आजकल हुए हैं, यहाँ पर उठे क्योंकि घर में ही है, यहाँ से उठे यहाँ गिर गए, इसकी क्या वजह है? ये जो मेंटल हमारी हेल्थ है ये भी डाउन है, वैसे भी हम घर में कुछ समझ नहीं आता, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ऑब्वियसली हमारी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल ये चीज़ें चेंज कर देती हैं। इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैंने बात की लोग बहुत ज़्यादा लेजी हैं, इसकी वजह क्या है? अगेन इसकी वजह वही है जो भी मैंने चूहे, पिंजरे और पनीर की एग्जांपल दी थी, लैक ऑफ मोटिवेशन। सही। और एक और बात ये कि हमारे यहाँ पर बड़ी डेंजरस बात है कि ये कहीं उस दिन मैंने कहीं और भी जिक्र किया था कि अगर हमें बाहर से स्टिमुलस मिलता रहे, यानी हमें कोई और ही छेड़ता रहे तो ही हम मोटिवेट होंगे। बिल्कुल ऐसे। हमें ये पता ही नहीं है कि बगैर स्टिमुलस के हमने खुद को किस तरह मोटिवेटेड रखना है। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि हम खुराक के हवाले से बात करें, अगर आप अपनी रूटीन सेट कर लें। अच्छा, जब हम डाइट की बात करते हैं ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ हेल्दी ईटिंग इज अ लाइफस्टाइल। बिल्कुल। क्योंकि जब आप हेल्दी ईट करते हैं तब आपको अपने सोने उठने के टाइम का भी ख्याल करना है, तब आपको अपनी मोबिलिटी का, अपनी वर्जिश का, अपनी वॉक का भी ख्याल रखना है, तब आपने अगर कहीं मिलने मिलाने जाना है तब भी आपने खानों की चीजों हर चीज आपकी डिसाइड का ख्याल करना है। तो इट इज अ लाइफस्टाइल। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, अपने ऊपर थोड़ा शुरू में जबर करके, उसके बाद आपको उस अच्छे लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है, उससे मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि आपकी ज़हनी हालत, जिस्मानी हालत इतनी अच्छी होती है कि आपको वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा खुद पर जबर कर लें शुरू में, तो उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा मेंटेन करना। और इसलिए मैं थोड़ा सा टेक्निकली भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि केमिकली आप खाने में क्या क्या ले सकते हैं जो आपके अंदर मोटिवेशन हार्मोन जो उसको है वो बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। एक होती है आपके पास मीठी चॉकलेट और एक होती है आपके पास डार्क चॉकलेट। जो आपके पास डार्क चॉकलेट होती है, अगर डायबिटिक्स को मीठे की क्रेविंग होती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, और उनके लिए भी अच्छा, बहुत अच्छा मूड एलिवेटर है। और नॉर्मल लोगों को भी दिन में आधी डार्क चॉकलेट खा लेनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है? मूड अच्छा करने के लिए। डार्क चॉकलेट भी हमारे जो ब्रेन में ये मोटिवेशन वाला हार्मोन है डोपामिन, उसको प्रोड्यूस करती है। और एक टर्म होती है, उसको कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि एज के बढ़ने के साथ साथ दिमाग में हमारे जो नर्व सेल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और ज्यादातर ये वो नर्व सेल्स होते हैं जो आपकी लर्निंग, मेमोरी, गुड इमोशंस और कंसंट्रेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और मोर ओवर एक नर्व ने दूसरी नर्व से जो सिग्नल प्रोवाइड करना है, वो जो सिग्नल की मजबूती होती है वो भी खराब होना शुरू हो जाती है। हमारे पास गुड न्यूज ये है कि डाइट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस ब्रेन प्लास्टिसिटी को
कम कर सकती है, उनमें से एक आपके पास डार्क चॉकलेट है। अच्छा। ठीक है, डार्क चॉकलेट जो है वो आपके नर्व सेल्स की रीजनरेशन में भी हेल्प करती है, और ये जो जंक्शंस है नर्व्स के बीच जिसको आप साइनैप्स कहते हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि नर्व अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन आपसे जरूर चाहूंगी करें कि इसका हमें यूजेज कितना रखना है, इस्तेमाल कितना मैंने आपको रखना है? बताया दिन में आधी डार्क चॉकलेट, या जो जिस तरह स्क्वायर होते हैं 3 से 4 क्यूब्स आप खाएं। ठीक है, आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप डार्क चॉकलेट खा लें। डार्क चॉकलेट एक और काम ये करती है कि आपके ब्रेन में ना ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब ब्रेन ने हमारे यूज करना है खाना यूज करना है, ब्रेन ने हमारे ऑक्सीजन यूज करना है, न्यूट्रिएंट्स यूज करना है। जितना इजीली ब्रेन में ब्लड आएगा उतने इजीली सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें आएंगे। ब्रेन प्लास्टिसिटी आपके पास एक और कौन सी चीज बढ़ाती है जो कि अगेन आपके पास इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है? बेरीज, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज। सही। बेरीज में आपके पास कंपाउंड्स होते हैं 4 जिनको आप कहते हैं एंथ्रोसियानिन, क्वेरसेटिन, कैफिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स। ये आपके पास क्या करते हैं? ये दिमाग के एक ऐसे एरिया में जाके इकट्ठे हो जाते हैं जहां पर लर्निंग और मेमोरी का फंक्शन जो है वो तेज हो रहा होता है। सही। उस जगह पर जाके ये लर्निंग और मेमोरी वाले जो न्यूरॉन्स हैं इनको बनाना शुरू कर देते हैं, और एट द सेम टाइम आपके पास ब्रेन प्लास्टिसिटी भी इंक्रीज करते हैं, और एज रिलेटेड जो डीजनरेशन है, जो एज रिलेटेड चेंजेस है, सहर ये जो आप चीजें बता रही हैं इतनी जबरदस्त हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी बहुत शिकायत ऐसी आती हैं कि पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि अच्छा उनके बच्चे जो है बहुत लेजी हैं, वो कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ सबक याद करते हैं उन्हें भूल जाता है, तो ये सब चीजें वहां पे भी बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बिल्कुल हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी रूटीन में, आपके मूड में, आपके सोशल इंटरेक्शंस में, आपकी जॉब में। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे 15-20 डेज बाद जो 16, 17, 18 के पेशेंट्स हैं उनकी कॉल आएगी एज के, वो कहेंगे कि हमसे बड़ा अच्छा जा रहे हैं, हम लाइट फील कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हमारा मूड अच्छा है। कोई मैजिक स्पेल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी डाइट चेंज हुई है और उसमें मैजिकली उन इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड कर दिया गया है जो आपको हल्का भी रखेंगे और मूड भी आपका तेज। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, व्हाट अबाउट दैट पीपल, वो जो अपना किसी के कहने पे आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, फॉर द टाइम बीइंग आपने अच्छा ये कहा कि ये डाइट प्लान होगा तो आप एक्टिव रहेंगे, और उसके बाद आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं और फिर आप नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं, ये चीजें आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। उसकी रीजन सबसे पता है क्या है बड़ी? उसकी रीजन ये है कि हमें चाहिए कोई भी गोल सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए। लोग पतले स्मार्ट क्यों होना चाहते हैं? स्मार्ट तो खैर मेंटली एक्टिव होने को कहते हैं। लोग स्लिम क्यों होना चाहते हैं? लोग स्लिम होना चाहते हैं अच्छे लगने के लिए, फिटिंग वाले कपड़े पहनने के लिए। आपको पता है अब लोग क्यों मोटे हो रहे हैं? उनको मैं कपड़े पहन के दिखाऊंगी किसे, या मैं कपड़े पहन के दिखाऊंगा किसे? अगर आपने कपड़े पहन के किसी को नहीं दिखाना और आपका स्टिमुलस सिर्फ ये है, तो जाहिर है कि जब वो वाला स्टिमुलस आपसे छीन लिया गया है तो अब आप वेट पुट ऑन करेंगे। लेकिन अगर आपका गोल अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली फिट और एक्चुअली प्रोडक्टिव रखना है, यानी अपने आप को कारआमद रखना है, तो कोई भी क्वारंटीन, कोई भी टेंशन, कोई भी सिचुएशन आपको इस मोड से नहीं निकाल सकती कि मुझे अपने आप को एक्टिव रखना है, बिकॉज़ देन इट इज नॉट अबाउट योर फिजिकल ब्यूटी, देन इट इज अबाउट योर प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल इट शुड बी अबाउट योर प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कौन कौन सी ऐसी, आपने हमें ग़िज़ा तो बता दी है, खुराक तो बता दी है, लेकिन इसके अलावा ज़हनी दबाव को कम करना है, मेंटली एक्टिव रहना है, मजीद क्या चीज़ें हैं जो आप, खाना आपका डिसाइड हो गया आपने क्या करना है, उसके बाद कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको रूटीन लाइफ में लेने चाहिए अगर आप मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं? सबसे खूबसूरत चीज ये कहूंगी, मैं एक्सरसाइज का नशा करी हूं पिछले 10 साल से। अच्छा। आप सब भी एक्सरसाइज का नशा करें। जो आपके पास सबसे एक्सपेंसिव ड्रग है ना, कोकेन आपके दिमाग में जो केमिकल रिलीज करती है, डोपामिन और सेरोटोनिन, एक्सरसाइज आपके दिमाग में वही केमिकल रिलीज करती है जो कि अभी मैंने 2-3 ग़िज़ाओं में भी बताया। अच्छा। डोपामिन, अगर आप सुबह अपना काम शुरू करने से पहले मोटिवेशन ले लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज आपके दिमाग में एक और केमिकल रिलीज करती है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है ना, वो हमारे पास एंगर, एंग्जाइटी और एग्रेसिवनेस, गुस्से से एसोसिएटेड होता है। अगर उसकी प्रोडक्शन तेज कर दी जाए तो गुस्सा कम हो जाता है। इसी वजह से जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, ये इसी चीज को टारगेट करती हैं कि आपकी सेरोटोनिन प्रोडक्शन इंक्रीज करें। तीसरा एक्सरसाइज हमारे पास एक हार्मोन इंक्रीज करती है जिसको आप नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन आपकी अलर्टनेस इंक्रीज करता है। और चौथा एक्सरसाइज आपके पास ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर इंक्रीज करती है, जो कि मैं बता चुकी हूं, लर्निंग और मेमोरी वाले न्यूरॉन्स को इंक्रीज करता है। अब सोचें, सुबह सुबह मैं काम शुरू करने से पहले मोटिवेशन, अलर्टनेस, लर्निंग, मेमोरी और गुस्सा भी कम कर दूं तो मेरे दिन का स्टार्ट कैसे होगा? ऑफ कोर्स मैं अच्छा खाने की तरफ भी मोटिवेटेड रहूंगी। एक और बात मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूं कि जब तक नींद 6 से 8 घंटे की नहीं करोगे ना, मुझे मत कहना कि डाइट चार्ट असर नहीं करा। उसकी रीजन क्या है कि जब आप नींद पूरी नहीं करते हैं, वेट के लिहाज से भी मैं बता देती हूं, तो आपकी बॉडी में जो केमिकल होता है, जो एक केमिकल होता है जिससे स्ट्रेस इंक्रीज करना होता है, वो ब्लड शुगर तेज करता है और वो आपको भूख भी लगाता है, वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए रात को सोना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं। अब वो लोग जो कि डाइट कर रहे हैं, अपनी नींद भी पूरी नहीं कर रहे हैं, उनके हम देखते हैं कि फेस पे वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर इसकी मुझे वजूहात बताएगा, क्योंकि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, आप नींद पूरी उस तरह से नहीं कर रहे हैं और फिर आप डाइट भी
बिल्कुल ऐसी कर रहे हैं कि आप सारा दिन जो है बिल्कुल नॉर्मल चीजें खा रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपकी सेहत को खराब करेंगी। वो भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। अल्लाह ताला ने ये जो सेइंग है ना, बिल्कुल सही सेइंग है, इसको अपने पल्लू से बांध लें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, रात को अल्लाह ताला को कुछ प्रोसेसेस को स्लो डाउन करना होता है, इससे रात को नींद बनाई है। जब आप रात को नींद नहीं पूरी करते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स तेज हो जाते हैं, इसी वजह से सुबह आंखें भी सूजी होती हैं, मूड भी ऑफ होता है। मोर ओवर जब आप क्रॉनिकली बहुत अरसे तक नींद पूरी नहीं करते हैं तो ब्रेन में एक टॉक्सिक प्रोटीन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है जिसको बीटा एमोलाइड कहते हैं। और अल्जाइमर्स डिजीज का नाम सबने सुना होगा, बहुत कॉमन मेंटल डिजीज है जिसमें याददाश्त चली जाती है। बीटा एमोलाइड इज द मेन कॉज फॉर अल्जाइमर्स डिजीज। तो खुदारा अपनी नींद पूरी करें, उसका ख्याल रखें, याददाश्त के लिए भी अच्छा है और फिजिकली फिट रहने के लिए भी बहुत सही। अच्छा हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जी। तो नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने जान ली, आगे बढ़ेंगे। सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हमने बात की नींद पूरी करने की। नींद आपको आम नॉर्मल लाइफ में कितने घंटे की लेनी चाहिए? 6 से 8 घंटे की। 6 घंटे से जब हम कम की नींद लेते हैं ना, तो जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स हैं, जो मैंने टॉक्सिक प्रोटीन की बात की है, जो आपके पास आगे जाके अगर दिमाग में इकट्ठी हो जाए, इसके क्लम्प्स बन जाए तो अल्जाइमर डिजीज कर सकती है, तो ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। सही। कोशिश करें कि 8 घंटे की नींद जरूर लें, लेकिन 6 घंटे की तो मस्ट है। सही। अच्छा, अब वो लोग जो कि ऑफिस भी जाते हैं, हम रात को देखते हैं एक सोशल मीडिया, मूवीज, सीजन्स, ये चीज़ें, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी नींद बहुत हद तक डिस्टर्ब रहती है। कोई भी टाइम नींद का आपका है ही नहीं, आपने जब सो लिया, थोड़ा सा सो लिया, फिर उठ के आप ऑफिस चले गए, कितना डिस्टर्ब कर सकती हैं आपकी हेल्थ को? देखें, कुदरत का निज़ाम इस बात की गवाही है कि नज़्म ज़ब्त जो है वो दूर तक चलने के लिए ज़रूरी है। मुझे बस एक बात बता दें, तेज चलना ज़रूरी है, दूर तक जाना ज़रूरी है, दूर तक जाना ज़रूरी है। वरना अल्लाह ताला भी ऐसे कर सकता था कि एक दिन सूरज फजर से पहले, फजर के टाइम होता है, एक दिन सूरज जरा जोहर के टाइम हो जाता। अल्लाह ताला ने हर बात जो है बिल्कुल इशारों में भी, समझने वालों के लिए इशारों में बात है कि अगर रोज सूरज तुलू होने का, गुरूब होने का एक ही टाइम है, तो इसका मतलब है कि हमें एक स्ट्रिक्ट रूटीन पर वंस इन अ ब्लू मिनट इट्स ओके टू हैव अ ब्रेक। अच्छी बात है, खुद को कभी ट्रीट भी करना चाहिए, लेकिन वो ट्रीट्स को चीट्स में नहीं तब्दील हो जाना चाहिए। जब आप एक रूटीन पर नहीं चलते हैं तो क्रॉनिकली फिर वही बात है कि आप तेज तो चल सकते हैं लेकिन आप दूर तक नहीं जा सकते, दूर तक नहीं जा सकते हैं। और ये चीजें ये हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी है। आपको इसको थोड़ी देर के लिए नहीं करना। अगर आप कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं, किसी के कहने पे कर रहे हैं, अच्छा आप अपने डॉक्टर के पास गए, आपने वो चीज कर ली, दोबारा आप उसी लाइफ की तरफ आ गए, तो आप ज्यादा डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। अच्छा, देखने वालों को मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखने वालों को मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने आप को भी एजुकेट करें और अपने साथ वालों को भी एजुकेट करें और इस चीज की इंपॉर्टेंस समझें कि एक रूटीन या थिंक व्हाट यू आर ईटिंग। आप सोचें कि जो मैं खा रहा हूं उसका मेरी बॉडी पर और मेरी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होगा। काउंट योर कैलोरीज एंड बी माइंडफुल। सोचें कि मैं क्या खा रहा हूं, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, बहुत जबरदस्त चीजें हमें सहर ने बताई हैं। मेरे लिए बहुत सारी नई चीजें थी, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी बहुत सारी नई चीजें होंगी। अब आपने खुद सोचना है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। क्वारंटीन है, घरों में हैं आप, आइसोलेशन में बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो सहर ने की हैं आपकी हेल्प कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देना है। अपना लाइफस्टाइल जब आप चेंज कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव तब्दीली जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। आप एक्टिव भी हो जाएंगे, पॉजिटिव भी हो जाएंगे और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने जान ली। कोरोना वायरस की वजह से जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मुतासर नज़र आ रही हैं, हमने इससे पहले बात की, हमने मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ जहां पर हम लोगों को जिम्मेदारियों से जिम्मेदारी का सबूत देने की बात करें, वहां पर एक चीज़ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, लोग परेशान बहुत हैं। लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो भी अब बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से घरों में रहकर गुजारा करें। और जहां पर मैं लोगों की परेशानी की बात करें, वहीं पर मैं ज़रूर इस चीज़ का भी जिक्र करना चाहूंगी। नामवर गुलकारा और ब्यूटिशियन है हदीका कयानी, जिन्होंने अपना एक मैसेज भेजा है और उन्होंने इस मैसेज में बताया है कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। ब्यूटी सैलून वो चला रही हैं और ब्यूटी सैलून्स हम देख रहे हैं बंद रखे गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का काम भी मुतासिर हो रहा है। ऐसा ही कुछ कहना है हदीका कयानी का, आपको पहले वो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हदीका कियानी और मेरी अपील है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से ऑन बिहाफ ऑफ द सैलून इंडस्ट्री, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 9 years। अब हमारा पॉइंट ये है कि ब्यूटी एसोसिएशन में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ब्यूटी ओनर्स हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। ये इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री नहीं है, इट्स अ वेरी सॉलिड इंडस्ट्री वर्किंग फॉर द लास्ट 30 years ऑलमोस्ट।
اس میں بہت ساری خواتین ہیں جن کے بارے میں، یا بہت ساری ایسی بیوٹی اونرز ہیں، بیوٹیشنز ہیں جن کے بارے میں یہ پرسیپشن جانا جاتا ہے کہ جیسے وہ بہت امیر کبیر ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑے گا اس لاک ڈاؤن سے، وہ اپنی امپلائیز کو لاکھوں کی پیز بھی دے دیں گی اور بہت سی مراد بھی دے دیں گی اور رینٹس بھی دے دیں گی لاکھوں کے. یہ پرسیپشن جو ہے وہ بالکل انکلیئر ہے اور غلط ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 80% آف دا سیلون اونرز اور جو بیوٹیشنز ہیں ان کے گھر اس ریونیو سے چلتے ہیں جو وہ اپنے سیلون میں جنریٹ کرتی ہیں. وہ تنخواہیں بھی اسی ریونیو سے دیتی ہیں، وہ بلڈنگ کے رینٹس بھی اسی ریونیو سے دیتی ہیں جو وہ جنریٹ کرتی ہیں فرام دا سیلونز. اب 20% سیلونز جو ہیں وہ اس پوائنٹ پہ، ایٹ دس ویری پوائنٹ، لاک ڈاؤن میں بھی جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کر کے کام کر رہے ہیں انڈر کلوز ڈورز. بہت سی ایسی امپلائیز ہیں جو گھروں میں جا کے کام کرنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ان کو اپنی تنخواہیں لگ رہا ہے کہ جیسے نہیں آئیں گی، اور آگے وہ ظاہر ہے وہ غریب بچیاں ہیں، وہ آگے کیا کریں گی. اب اس چیز سے ڈیمیج یہ ہے کہ ہماری سیلون انڈسٹری کو بہت ایک رسک مل رہا ہے، بہت ڈینجرس پوائنٹ کے اوپر ہے وہ، اس لیے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس ٹائم لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں تو نہیں پتہ کہ وہ خود کیا جرمز کیری کر رہی ہیں اور ان گھروں کے اندر کتنے جرمز ہیں، یہ نہیں پتہ. مائی پوائنٹ از کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اسٹرکٹلی جی تو ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کی وجہ سے تاجر پریشان نظر آ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر روزگار کمانے والے پریشان نظر آ رہے ہیں. بلا شبہ بیوٹی انڈسٹری کے لیے بھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو جیسا کہ حدیقہ کیانی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پراپر SOP ہونے چاہیے اور ان کو بھی ریلیف دینا چاہیے، ان کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی ہے، اپیل کی گئی ہے وزیر اعظم صاحب سے، حکومت سے. تو حدیقہ کیانی سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ورکرز بے روزگار ہو رہے ہیں، رینٹ بھی بہت سارے بیوٹی سیلونز نے دینا ہے. کس طرح سے یہ سب چیزیں مینج ہوں گی، جبکہ ہمیں آگے نہیں پتا کہ صورتحال بہتر کب ہوگی. تھینک یو سو مچ. حدیقہ کیانی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، آپ کے وقت کا شکریہ. سب سے پہلے ہم نے شارٹ بھی آپ کا سنایا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا آپ کا مطالبہ ہے، مسائل کیا کیا ہیں، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں اپنے بہاف پہ تو بات نہیں کروں گی، میں سیلون انڈسٹری کے لحاظ سے ان کی وائس بن کے بات کروں گی یہاں پہ، کیونکہ یہ ایک ویمن امپاورمنٹ والی سچویشن بھی ہے. کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ موسٹلی اس شعبے سے تعلق جو رکھتی ہیں وہ بیسکلی چار دیواری والا اس کا ایک ماحول ہے جس میں پیرنٹس بھی بڑے آرام سے اپنے بچیوں کو بھیج دیتے ہیں اچھے ایک سیف انوائرمنٹ میں، جہاں پہ وہ اسکل سیٹ لیتی ہیں، ایجوکیشن لیتی ہیں، یعنی کہ سروسز سیکھتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی ایک لیونگ بناتی ہیں، اور ایک لاکھوں گھر اس سے جو ہیں وہ روزگار فراہم ہوتا ہے اس انڈسٹری سے. تو ہم یہاں پہ ایک رف اندازے کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 10 لاکھ امپلائیز ہیں اس اسپیشل فیلڈ سے ریلیٹڈ، جس میں کاسمیٹک انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، پروڈکٹس کی انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، اور بہت سارے اور ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، بہت سارے اور ادارے بھی آ جاتے ہیں جو سیلون انڈسٹری سے افیلیٹڈ ہیں. تو یہ ہم بہت بڑے اسکیل کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ان امپلائمنٹ کے چانسز اس لیے نظر آ رہے ہیں اور انڈسٹری جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اونر جو ہیں وہ کب تک اس چیز کو سسٹین کریں گے. یہ انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم تک کے لیے اگر یہ لاک ڈاؤن چلتا ہے، جو کہ ہم آنر کر رہے ہیں اس بات کو، تو آگے اگر یہ چلتا ہے تو تب بھی ہمارے پاس کلائنٹس جو ہیں سیلونس کے اندر ویسے نہیں آئیں گے جیسے پہلے آتے تھے. صحیح. تو یہ اونر جو ہیں وہ کس طریقے سے رینٹس دیں گے، کیسے الیکٹرک بلز دیں گے، پروڈکٹس کے جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں اچھے لیڈنگ سیلونس کے اندر، وہ ان کے اوپر بھی ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ کیسے دیں گے. تو ہمیں ریلیف چاہیے، اس انڈسٹری کو، اونرز کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ ٹیکسز کے اندر ریلیف ہو، نمبر 1. نمبر 2، رینٹس میں کچھ نہ کچھ ہمیں تھوڑا سا ایک پورشن ملے کہ ہمیں رینٹس تھوڑے سے کم پڑیں تاکہ الیکٹرک بلز ہمارے کم از کم اپریل کے مہینے میں جب پورا لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو ہمارے 1-2 مہینے کے بلز ختم ہو جائیں. کیونکہ میں اس ٹائم فنڈز کی بات نہیں کر رہی، مجھے پتا ہے کہ حکومت کے حالات اس وقت کیا ہیں، میں حکومت کو فلی سپورٹ کرتی ہوں. بینگ اے پاکستانی نیشنل، آئی فلی سپورٹ کہ اس ٹائم حکومت کو سپورٹ کی ضرورت ہے. وی آل نیڈ ٹو اسٹے یونائٹڈ. تو ہمیں اس چیز کے اوپر میں فنڈ نہیں مانگ رہی، میں کہہ رہی ہوں جو حکومت کے کنٹرول میں ہے ٹیکسز،
बिल्डिंग के कुछ रेंट्स कम करवाना, इलेक्ट्रिक बिल्स कम करवाना। सही, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिलीफ देना चाहिए। हदीका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी हमें नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक रहता है, फिर आगे रमजानुल मुबारक, ईद है, तो क्या आप कहना चाहेंगी, क्या आपकी अपनी सजेशन क्या है? ब्यूटी सैलून्स जो हैं वो ओपन होने चाहिए जहां पर प्रॉपर SOP का ख्याल रखा जाए? देखिए, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ओपन हो गई है, तो अगर आप SOPs देते हैं और वो स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, उन SOPs के अंदर हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखा जाए, उसमें वही सारे SOPs जो ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर जो मैंने पहले भी बताया, डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज और टेम्परेचर स्कैन किया जाए, स्टरलाइजर्स, ऑटोक्लेव्स रखे जाएं, टाइमिंग्स का ध्यान रखा जाए, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बताए जाएं कि एक डिपार्टमेंट में आप इससे ज्यादा क्लाइंट्स नहीं ले सकते, ताकि हम अपॉइंटमेंट्स लें। अपॉइंटमेंट्स लेने के ऊपर हमें हमारा सैलून मछली बाजार नहीं बनेगा। जिस तरह छोटे छोटे गली मोहल्लों के अंदर सैलून जो है वो भरे हुए होते हैं, उसमें भी वो SOP दिया जाए ताकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो किया जाए, क्योंकि लीडिंग सैलून्स तो कर लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे, बिल्कुल, यस, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी। देखिए, कुछ लोग अगर इस पे अमल दरामद कर लेंगे, एक हम बार बार ये जो इस वायरस की सूरत हाल को देखते हुए अपने रवैयों की बात कर रहे हैं ना, वो चेंज होने पे नहीं आ रहे हैं। अगर आपको इस पॉइंट पर रिलीफ दे दिया जाता है तो फिर ब्यूटी सैलून जो चला रहे हैं, उनके ऑनर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ख्याल से डबल हो जाती हैं। बिल्कुल डबल हो जाती हैं, और हिफाजती तदाबीर हर जगह के ऊपर ब्रोशर्स की फॉर्म पे लगाई जाए, अपॉइंटमेंट दी जाए। तो मेरा ख्याल में इस चीज को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये इंडस्ट्री कम से कम कोलैप्स होने से बच जाएगी। बिल्कुल ऐसे क्योंकि मेरा मेन एम ये है कि बहुत सारे घर इससे जुड़े हुए हैं, बहुत गरीब घरानों की माइनॉरिटीज से बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो इस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो इसको डिजास्टर से बचाया जाए। ठीक है, बिलाशुबा ये एक बड़ी चीज़ है जो आपने मेंशन की है, एंड आई विश कि इस पर जो है अमल भी किया जाए और इस पर आपको रिलीफ भी दिया जाए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जहां पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से बार बार ये बात की जा रही है कि दिहाड़ीदार, बेरोजगार जिनको रिलीफ दिया जाएगा, जिनके लिए अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, तो यहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर जॉब कर रही हैं, ब्यूटी सैलून्स जाती थी, उनका रोजगार सिर्फ और सिर्फ वहीं से वाबस्ता था। अब चूंकि ब्यूटी सैलून्स बंद पड़े हैं, लोग घरों में बैठे हैं, तो कब तक ये लोग घर बैठ के अपना गुजारा कर लेंगे? बहुत सारी मुश्किलात का इनको सामना है। खैर, जहां कहीं पे भी SOP बनाए जाए, उन पर प्रॉपर अमल दरामद कराकर अगर ये चीज खोली जा सकती है, फिर जैसा कि हदीका कयानी ने बात की कि उनको रिलीफ देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये वो चीजें हैं जिससे हम इस इंडस्ट्री को भी बचा सकते हैं, और वो लोग जो कि बेरोजगार हैं उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। तो इस पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि शहर में लॉकडाउन किया गया है, और अब हमने ये देखी चीज़ कि बहुत सारे नाकों पर जो है अब वो नाके ख़त्म कर दिए गए हैं। पहले नाकों की तादाद बढ़ाई गई, फिर उसको कम किया गया, और अब हम बिल्कुल, चूँकि कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, अब इस लॉकडाउन में जब सख्ती थी तब हमने असरात देखे कि जो होने चाहिए थे वो नहीं थे, लोगों के रवैये तब्दील नहीं हुए थे। अब जब नरमी कर दी गई है तो इस पर क्या सिचुएशन हो सकती है, ये हम जानते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर आबिद चौधरी मौजूद है। आबिद, बताइएगा, लॉकडाउन में नरमी की गई है, बहुत सारे पॉइंट से नाके भी हटा दिए गए हैं, अब तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर नजर आ रहे होंगे, सड़कों की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस लाहौर समेत पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन किया गया है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद जब पुलिस की जानिब से नाकाबंदी को कम कर देगा, तो इसके बाद शहरियों का रश भी जो है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त जे रोड पर मौजूद हूँ, ट्रैफिक जो है वो रवां दवां, शहरी दफातर में जा रहे हैं, अपने ज़रूरी कामों के सिलसिले में घरों से निकल आए हैं। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से नाके जो लगाए गए, उसमें पुलिस का कहना है कि तकरीबन 50% नाकाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त तकरीबन 100 से ज़ायद मकामात पर लाहौर के नाकाबंदी की गई, जहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और ट्रैफिक वार्डन जो है उनको तैनात किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने, डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस वाले से DIG ऑपरेशंस का कहना है कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर तकरीबन 2000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इसी तरह गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वाले 4000 से ज़ायद अफराद पर जो है उनसे शॉर्टी बॉन्ड्स भी ले गए हैं। अलबत्ता गाड़ियों की खिलाफ वर्जी करने पर भी 6000 से ज़ायद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और रिक्शे जो है उनको थानों में बंद गया। DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद के इस वाले से कहना है कि शहरी सोशल डिस्टेंस पर अमल दरामद करें, उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए
अपने सफ़र को रवा रखें। ठीक है आबिद, आपका बहुत शुक्रिया। ये हिदायत तो हम देख रहे हैं कि हर तरफ से जारी की जा रही हैं, सोशल डिस्टेंस आपने रखना है और इसके साथ साथ सफाई का ख्याल रखना है। अब लॉकडाउन में नरमी के बाद सड़कों पर हम जिस तरह से देख रहे हैं लोग बाहर नजर आ रहे हैं, तो खुदारा मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर लॉकडाउन में नरमी की गई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की गई है। अगर आप चाहते हैं कि माह मुबारक में ये तादाद कम रहे, जो कि अब हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें आप भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाएं, गैर जरूरी तौर पर घरों से मत निकलें। हालात को बेहतर रखने में आप जो है वो सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लॉकडाउन में नरमी की गई है, इसको मैं रिलेट करना चाहूंगी। मरीजों की जो तादाद बढ़ रही है 39 डेज है और इसमें 27 अब तक शहर लाहौर में अमवात हो चुकी हैं और इसके साथ साथ मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, जबकि दूसरी जानिब बहुत सारे मरीज सेहतयाब होकर भी जा रहे हैं। लेकिन तब तक सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श नहीं रहेगी, कंट्रोल नहीं रहेगी। जब मरीज ज्यादा घर जाना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास जो नए मरीजों की तादाद है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। अभी हमारे पास तादाद कम होना नहीं शुरू हुई, अभी हम यही देख रहे हैं कि 24 घंटों के दौरान जो है वो 9 अमवात हुई हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। लिहाजा हमें जो है लॉकडाउन की नरमी से फायदा नहीं उठाना, अपनी जिम्मेदारी को समझना है। मेयो हॉस्पिटल की जानिब रुख करेंगे, जहां पर कोरोना वायरस की बड़ी तादाद में मरीज हैं जिनका इलाज मुआलजा वहां पर किया जा रहा है। और वहां पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि मेयो हॉस्पिटल में ज्यादा मरीज लेकर आए जा रहे हैं, तो वहां पर इंतजामात भी जो है वो ज्यादा किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की बात की, अभी मैं आपको हसन अली की तरफ लेके जाऊंगी जो कि मार्केट में मौजूद है, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हसन, आप बताएगा मार्केट की सूरत हाल। जैसे जैसे माह रमज़ान जो है वो करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो मुनाफाखोर माफिया है वो भी सरगर्म होता नज़र आता है। और सरकारी नरखामे की ही अगर बात की जाए तो सरकारी नरखामे में बेशतर सब्जियां ऐसी हैं कि जिसकी कीमत में 1 रुपये से लेकर और 15 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और अगर बात की जाए सबसे पहले आलू की कीमत की, तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज आलू की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो का इजाफा सरकारी नरखामे में किया गया, जिसके बाद सरकारी नरखामे पर आलू की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 60 रुपये फ़ी किलो जो है मुकर्रर की गई है। इस तरह से प्याज की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद प्याज की कीमत जो है 55 रुपये मुकर्रर की गई है। जबकि टमाटर की कीमत में 1 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद टमाटर की कीमत शहर में जो है वो 38 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर की गई है। देसी लहसन जो है उसकी कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत, और आज जो है वो देसी लहसन की कीमत 130 रुपये तक जा पहुँची है। जबकि थाईलैंड का अदरक जो है उसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद थाईलैंड के अदरक की कीमत जो है वो 245 रुपये। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, सब्जियों की कीमतें बता रहे थे। बसाम की जानिब में रुख करना चाहूँगी। बसाम, मेयो हॉस्पिटल में आप मौजूद है, बताएगा यहाँ की सूरत हाल क्या है? जी है ना, बिल्कुल जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं कोरोना वायरस की, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अमवात भी जो है वो कल अब तक जो है वो पाकिस्तान की सबसे रिकॉर्डेड जो है वो सबसे ज़्यादा अमवात कल देखने में आई। इस वक्त पंजाब भर के अंदर अगर हम दादो शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो गुज़िश्ता चंद घंटों में मेयो अस्पताल के 2 अफराद जो है वो कोरोना वायरस से जान की बाजी हार गए, जिसके बाद इस वक्त जो तादाद है वो अमवात की तादाद जो है वो 27 हो चुकी है। जबकि इसके साथ साथ जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो इस वक्त जो बताई जा रही है पंजाब भर के अंदर जो है वो 4328 हैं, जबकि लाहौर शहर के अंदर जो है वो 724 बल्कि लाहौर के अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि 724 के करीब अफराद हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और इसके साथ साथ जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक मेयो अस्पताल में जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 142 है। इसके जो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर 21 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, चिल्ड्रन अस्पताल में 3, इसके साथ साथ जो सर्विसेज अस्पताल है वहाँ पर इस वक्त जो है वो 21 अच्छा बसाम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मेयो अस्पताल में चूंकि बहुत बड़ी तादाद में मरीज लेकर आए जा रहे हैं, हम डे फर्स्ट से देख रहे हैं कि मेयो हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद ज्यादा है। अब हमारे पास मिसाल ये है कि पीआईसी में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए हिफाजती इकदाम इनफ हैं क्योंकि यहाँ पर मरीजों की तादाद ज्यादा है, तो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, उनके लिए हिफाजती इकदाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर जो है वो काम कर रहे हैं, जो कोरोना के वार्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्राहम किया जा रहा है। महकमे की जानिब से भी जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है। यंग डॉक्टर्स जो है वो अब तक उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि मुकम्मल यानी तमाम डॉक्टर्स को जो है वो PPE फ्राहम नहीं किया जा रहा, जबकि जो महकमा है अस्पताल इंतज़ामिया उसका ये कहना है कि तमाम डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। वो अफराद जो डायरेक्टली कोरोना के आने वाले पेशेंट्स को जो है वो
ठीक है बसाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और क्या सूरत हाल है आप हमें बता रहे थे। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।